हाँ तो देखिए, कल वाले पार्ट में जो रह गया था अपना दूसरा पर्सन हम पढ़ रहे थे, वो दूसरे पर्सन के बारे में है। ये संभावनावाद या संभववाद, इसकी विचारधारा जो है किसके द्वारा दी गई है? पाल विडाल डी लाप्लास के द्वारा दी गई है। पाल विडाल डी लाप्लास संभावनावाद या संभववाद की विचारधारा है ये। देखेंगे, दोबारा से लिखना पड़ेगा। उनका पूरा नाम है पाल विडाल डी लाप्लास। पाल विडाल डी लाप्लास, ये पहले का लिखा हुआ है, ये लिख रहा हूँ और आगे ये देखेंगे। पूरा नाम है पाल विडाल डी लाप्लास। और ये कहाँ के भूगोलवेता है? ये फ्रांसीसी भूगोलवेता है। कहाँ के भूगोलवेता है? ये फ्रांस के भूगोलवेता है। और कौन सी विचारधारा दी गई है इनके द्वारा? संभववाद की विचारधारा दी गई है। तो ये दूसरा पर्सन है और इसमें आप देख लेंगे ये संभववाद की विचारधारा जो है वो किसके द्वारा दी गई है? पाल विडाल डी लाप्लास के द्वारा दी गई है। तीसरा पर्सन देखिए क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। उसने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? और ये अवस्था है पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा था कि प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में, अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ। जो पर्यावरणीय निश्चयवाद था ये दिया गया था फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेडरिक रेडजेल के द्वारा दिया गया था, जिसको हम प्रकृतिवाद भी कहते हैं। ये पर्यावरणीय निश्चयवाद को प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, निश्चयवाद भी कहा जाता है, भौतिकवाद भी इसको कहा जाता है। और इनके अनुसार क्या था? पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार ये था कि मानव जो है, इस मानव को पूरा का पूरा प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना होता था। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव प्राकृतिक पर्यावरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ, यानी उसने पूरे के पूरे प्रकृति की बंदिशों को सहन किया, प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। मानव के सामाजिक विकास की इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम जानते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। यहाँ आप इन दो बातों का ध्यान देंगे। ये जो प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, इन प्रश्नों में आपके दोनों प्रकार से इसका जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहते हैं और पर्यावरणीय निश्चयवाद की अगर आपको परिभाषा देनी है तब तो ये देनी है। ये तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की परिभाषा है। और अगर आपको इस प्रकार से कथन दे करके आपको ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की विचारधारा है, तब आपको बताना है कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। समझ गए? इसके बाद में देखो चौथा आपका प्रश्न है नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेता के द्वारा दी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता है ग्रिफिथ टेलर। ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता ग्रिफिथ जो टेलर है, इस ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किसकी परिभाषा दी गई है, किसकी विचारधारा दी गई है? नव निश्चयवाद, या इसको क्या कहा जाता है? रुको और जाओ। नव निश्चयवाद या इसको रुको और जाओ भी जाओ निश्चयवाद की संकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई है? ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, ट्रांडहाइम व उन जैसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। देखो आपकी जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर एक कथन दे रखा है, इसका मैडम क्यूरी का है, वो केरी है, और वो मतलब सुबह अपने ऑफिस जाती है, उनका ऑफिस बहुत दूर है, ऐसा भी आपकी पुस्तक में इस प्रकार का एक कथन दे रखा है। तो ये आपका जो पांचवा प्रश्न है यह है ट्रांडहाइम जैसे संसार के विभिन्न क्षेत्रों के लोग
प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या है, ट्रांडहाइम जो शहर है ये एक बर्फीला शहर है और इस शहर के अंतर्गत जो विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग हैं वो प्रकृति के द्वारा जो अवरोध हैं वहाँ के विकास करने में, तो उनके अंदर ये क्या हुए हैं, सक्षम हुए हैं। तो ये वही बात है संभववाद की, संभववाद से जुड़ी हुई विचारधारा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंतर्गत दिया गया है कि संसार के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का विकास करके लोग प्रकृति के अवरोधों पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं। यानी ट्रांडहाइम जैसा जो अत्यधिक ठंडा शहर है, बहुत अति शीत जो प्रदेश है, इस प्रदेश में भी लोग पौधों को उगाने में सक्षम हुए हैं। और ये किसकी वजह से सक्षम हुए हैं, प्रौद्योगिकी की वजह से या विज्ञान की वजह से, तकनीकी की वजह से ये सक्षम हुए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, मानव भूगोल के अध्ययन के उपागम के रूप में मानवतावादी एवं व्यवहारवादी विचारधाराओं का उद्भव कब हुआ। मानवतावादी और व्यवहारवादी, तो ये मानवतावादी और व्यवहारवादी जो विचारधाराओं का उद्भव है ये 1970 के दशक में हुआ था, बात हमने कर ली थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, उपनिवेश युग में अन्वेषणों को गति मिली, इससे मानव भूगोल के अध्ययन में क्या मदद मिली। देखो जो उपनिवेश युग था, इस उपनिवेश युग में अन्वेषण, खोज, और अभी हमने पहले बात की थी कि जो आदि मानव था, आदिम मानव था, मानव का जब उद्भव हुआ था पृथ्वी पर, तो विभिन्न समाजों के बीच में बातचीत करने में सक्षम नहीं था, एक दूसरे के प्रदेश के लोगों को आपस में जानता नहीं था। इसके बाद में धीरे धीरे जब उपनिवेश युग, यानी जो यूरोपीय देशों के लोग थे जिन्होंने नाव का इनका आविष्कार किया, यात्रियों की मदद से वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गए और वहाँ के लोगों से मिले, तो इसमें गति मिली। उपनिवेश युग में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खोजों को गति मिली, इससे मानव भूगोल के अध्ययन में क्या मदद मिली। इसे देखो, विभिन्न विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से परिचय हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में गए, वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ के धरातल है, वहाँ की भौतिक घटनाएं हैं, उनके बारे में उनको जानकारी मिली, और विभिन्न प्रदेश के संसाधनों का ज्ञान हुआ और वहाँ तक उनकी पहुँच बनी। विभिन्न जो प्रदेश हैं वहाँ किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में किस किस प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, उन संसाधनों का उनको ज्ञान हुआ। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र, जो भूगोल की शाखा है राजनीतिक भूगोल, और इस राजनीतिक भूगोल के दो उपक्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी राजनीतिक भूगोल में, भूगोल की शाखा तो कौन सी है, राजनीतिक भूगोल, भूगोल की शाखा तो है राजनीतिक भूगोल, और इस राजनीतिक भूगोल में किस किस बात का अध्ययन किया जाता है, एक तो निर्वाचन भूगोल का, और ये किसका किया जाता है, सैन्य भूगोल का। इसका अध्ययन किस में किया जाता है, राजनीतिक भूगोल में किया जाता है। फिर है, मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण किस समय अवधि में उपागम के रूप में प्रचलित हुआ। मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण का तात्पर्य है अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यहाँ जो प्रादेशिक विश्लेषण है, इस प्रादेशिक विश्लेषण शब्द का अर्थ क्या है, अलग अलग जो प्रदेश हैं, इन अलग अलग प्रदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो ये उत्तर उपनिवेश युग था। इस उत्तर उपनिवेश युग में मानव भूगोल के अध्ययन के रूप में प्रादेशिक विश्लेषण का प्रचलन हुआ। फिर है, अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था ने किस विचारधारा को, देखो वही बात है, पाल विडाल डी लाप्लास के द्वारा दी गई है, और पाल विडाल डी लाप्लास क्या कहते हैं कि यहाँ मानव को प्रकृति की बंदिशों में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ अनेक संभावनाएं हैं, और मानव है वो अपने ऊपर लगी हुई प्रकृति की बंदिशों को कम कर सकता है। तो अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की, यानी प्रकृति में जिस तथ्य की कमी है, जिस बात की कमी है, या प्रकृति का जो भौतिक पर्यावरण है वो मानव के ऊपर जिस प्रकार की बंदिश लगाता है, उस बंदिश को, जैसे गर्मी को सहन करने की बंदिश है, इसके अलावा अत्यधिक सर्दी है उसको सहन करने की बंदिश है, तो इसको कम करने के लिए मानव के पास में संभावनाएं हैं, वो विज्ञान की सहायता से, तकनीकी की सहायता से खोज करके प्रकृति के द्वारा मानव के ऊपर लगी हुई बंदिश को कम कर सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 11वां, भूगोल में द्वैतवाद बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है, परंतु अंततः प्रकृति एवं मानव के बीच द्वैतता नहीं है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखो ये हमारी बात है,
ये जो हमारी बात है ये आती है किसके अंतर्गत, नवनिश्चयवाद के अंतर्गत। और ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि यहाँ नवनिश्चयवाद के अंदर दो बातें हैं। नवनिश्चयवाद जो है, या रूपो और जाओ निश्चयवाद भी इसको कहा जाता है, तो नवनिश्चयवाद जो है ये संभववाद और नियतिवाद, इन दोनों के बीच की विचारधारा है। और ग्रिफिथ टेलर जो ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता हैं, ये ऑस्ट्रेलियाई भूगोलवेता क्या कहते हैं, तो ये ग्रिफिथ टेलर जो हैं, इन्होंने बताया था कि यहाँ मानव को एक तो पूर्णतः प्रकृति की बंदिशों में रहने की भी आवश्यकता नहीं है, और मानव है वो प्रौद्योगिकी का ऐसा विकास भी नहीं कर सकता जिसके द्वारा प्रकृति का नुकसान हो। तो यहाँ है कि भूगोल में द्वैतवाद आया। ये बौद्धिक अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी द्वैतवाद का मतलब एक तो था संभववाद और एक था निश्चयवाद, या जिसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं। तो प्रकृतिवाद तो ये कहता था कि मानव पूर्णतः प्रकृति के वश में है, और संभववाद ये कहता था कि मानव है वो प्रकृति को अपने वश में कर सकता है। तो ये एक द्वैतता का विषय हो गया था प्रकृति और मानव के बीच में। लेकिन जो वर्तमान समय में जो नई अवधारणा चल रही है, विचारधारा चल रही है, वो है नवनिश्चयवाद की, या इसको रुको और जाओ। जिस प्रकार से अपनी जो ट्रैफिक यातायात की जो बत्तियां होती हैं, और यातायात की बत्तियां यातायात को नियंत्रित करने का काम करती हैं, कि जैसे ही हम चौराहे पर जाते हैं शहर में, तो रेड जो लाइट होती है, रेड लाइट का मतलब हमें रुकना है। इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि प्रकृति भी हमें रेड लाइट देती है कि कोई भी हम खोज कर रहे हैं, जैसे औद्योगिक विकास कर रहे हैं, कल कारखाने वगैरह ये लगा रहे हैं, तो जंगल वगैरह ये काट रहे हैं, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ प्रकृति में रेड लाइट देती है कि नहीं रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे आपको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, इससे प्रकृति का आप नुकसान करेंगे तो आपको खतरा होगा। और इसके बाद में जो हरी बत्ती होती है, ये हमें आगे बढ़ने का संकेत देती है कि हाँ अब आपके पास संभावनाएं हैं, और आप इन संभावनाओं के जरिए आगे बढ़ सकते हैं। पीली बत्ती का संकेत होता है कि अब आपको किसी भी प्रकार का संकेत है वो दिया जा सकता है, आगे बढ़ने का संकेत भी आपको मिल सकता है और रुकने का संकेत भी मिल सकता है, तो आप सतर्क रहें। तो यहाँ जो ये बात है प्रश्न संख्या 11 के अंदर की भूगोल में द्वैतवाद एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, लेकिन अंत में ये स्पष्ट हुआ कि प्रकृति और मानव के बीच में कोई वैध द्वैतता नहीं है। हम मानते हैं बाकी कोई वैध द्वैतता नहीं है। तो इसमें क्या है कि प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य तत्व हैं, यानी इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, इन्हें समग्रता में ही देखना उचित है। ये इसका क्या होगा, जवाब होगा। इसके बाद में 3 नंबर वाले प्रश्न आप देखेंगे। 3 अंकों वाले प्रश्न आपके आते हैं। इसमें आपका 12वां प्रश्न है, मानव भूगोल की परिभाषा देनी है और इसके प्रमुख अध्ययन क्षेत्र आपको बताने हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा आपको बहुत बार बता चुके हैं। भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के अंतर संबंधों का, विभिन्नताओं का अध्ययन ही मानव भूगोल है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। अभी पीछे वाले प्रश्न के अंदर जो अपने संभववाद के जनक हैं पाल विडाल डी लाप्लास, इनके अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र हमने पढ़ लिए थे, सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल है, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, आवास भूगोल, कृषि भूगोल, बहुत सारे हैं, आर्थिक भूगोल है, ये आपको क्षेत्र बताने हैं। फिर है भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा, है ना, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के जो तत्व हैं इनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है, आपस में एक अंतर संबंध है। तो इसको आपको उचित उदाहरणों के माध्यम से समझाना है, और ये बोर्ड परीक्षा 2014 में आपको पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कह रहा है कि जो मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल है, इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया है। किसके बीच में, भौतिक भूगोल के बीच में और मानव भूगोल के बीच में एक अंतर संबंध है। कैसा अंतर संबंध है, इस बात को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के तत्वों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। भौतिक भूगोल के विभिन्न लक्षण देखो, भौतिक भूगोल के लक्षण क्या है, भूमि की बनावट मानव ने नहीं बनाई है, प्रकृति से बनी हुई है, तो भूमि की बनावट भौतिक लक्षण है। जलवायु है, और इसी के साथ मिट्टी है, पदार्थ है, जल है, तथा वनस्पति मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। ये भौतिक, जितने भी भौतिक घटक हैं, ये सारे के सारे भौतिक घटक हैं, ये मनुष्य के रहन सहन पर, उसकी आर्थिक क्रियाओं पर पूरा का पूरा प्रभाव डालते हैं। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक अंतर संबंध हो गया कि जैसा भौतिक पर्यावरण होगा,
मानव को वहां उसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया करनी पड़ेगी। मानव उस भौतिक पर्यावरण के साथ अपने उसी प्रकार के अंतर संबंध स्थापित करता है। प्रकृति मनुष्य के कार्य और जीवन को निश्चित करती है, मानव जीवन को निश्चित करती है। जैसी प्रकृति है, जैसा भौतिक पर्यावरण है, वैसा ही क्या होगा, मानव होगा। मानव जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर ही आधारित है। उन्हीं प्राकृतिक साधनों के द्वारा मानव के रोजगार, फसल चक्र है, परिवहन के साधन है आदि सभी प्रभावित होते हैं। पहाड़ों में रहने वाले जो मानव हैं, आप इसको एक विस्तृत दृष्टि से देखेंगे तो पहाड़ों में रहने वाला जो मानव है, वो पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार अपनी आर्थिक क्रियाएं करता है। पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार ही उनके आवास का इनकी बनावट होती है। यातायात वगैरह जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार होगा। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मानव है, उसका यातायात पहाड़ी क्षेत्र के लोगों से अलग होगा। वहाँ का जो रहन सहन है वो उन लोगों से अलग होगा। तो अलग अलग प्रदेशों में जैसा मानव है, उसी के अनुसार मानव अपनी जो गतिविधियां हैं, अपनी सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, उनका निर्धारण करता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। सभी वही प्रश्न है आपकी, घुमा फिरा करके इनको जवाब दिया गया है कि प्रकृति और मानव के बीच में अंतर क्रियाएं क्या है। प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि इनको हम समग्रता से ही देख सकते हैं, इनको क्या नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। प्रकृति और मानव के बीच में कोई भेदता नहीं है। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा कि प्रकृति और मानव को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आपसी अन्योन्य क्रिया के द्वारा मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। भौतिक और मानवीय परिघटनाओं का वर्णन प्राय रूपकों के रूप में किया जाता है, जैसे पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी का मुख है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं, इनको मानव है वो अपने शरीर से जोड़ करके इनका अध्ययन करता है। 15वां आपका प्रश्न है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु क्या है और किन्हीं 3 तथ्यों की व्याख्या आपको करनी है। ये आपको शुरू में मैंने बता दिया था कि मानव भूगोल की विषय वस्तु और इसके महत्वपूर्ण 3 तथ्य कौन कौन से हैं। तो देखो, भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के बीच अन्योन्य क्रिया द्वारा जो निर्मित सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करना, और दूसरा है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन्हीं सभी तत्वों का अध्ययन करना। और इसी के साथ में है एक धरातल पर रहने वाले समस्त मानवीय जगत एवं उसकी क्षमता का अध्ययन करना। ये सारे इसके अंतर्गत आएंगे। ये फिर 16वां प्रश्न है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में मानववाद प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ। ये निश्चयवाद की अवधारणा है। शुरू में आपको जो निश्चयवाद बताया गया था, उसी के अनुसार इस प्रश्न का जवाब है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में, मानव की जो प्रारंभिक अवस्था थी, आदिम अवस्था थी, उसमें मानववाद प्रकृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ था। पूरा का पूरा प्रकृति के वश में था, प्रकृति की बंदिशों को सहन करता था। तो इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो इसमें वही है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव की प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर क्या था, निम्न था। प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर निम्न था। और प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर निम्न होने की वजह से यहाँ प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर क्या था, निम्न था। देखो, आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी ज्ञान का स्तर निम्न था। उस समय सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। मानव किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाया था, इसलिए पूर्णतः प्रकृति के बंदिशों में था। इस अवस्था में प्रकृति के समक्ष मानव निष्क्रिय था। प्रकृति के अनुसार ही मानव स्वयं को ढालता था। जैसी प्रकृति थी उसी के अनुसार मानव को ढलना पड़ता था। इसके बाद में इस अवस्था में मानव प्रकृति की सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और मानव प्रकृति की पूजा करता था। तो यह आपका 15वां प्रश्न का जवाब है। इस अवस्था में मानव ने अपने आप को प्रकृति के द्वारा दी गई सुविधाओं के अनुसार ढाल लिया था। इस सामंजस्य को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है, जिसकी हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। फिर देखो, 17वां आपका प्रश्न है कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। इस प्रकार धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण। ये किसके बारे में है, संभववाद के बारे में है कि प्रकृति हमें अवसर देती है। जैसे ही प्रकृति हमें अवसर देती है, मानव इसका क्या करता है, उपयोग करता है। और मानव इसका उपयोग करके प्रकृति के द्वारा अपने ऊपर लगी हुई जो बंदिश है, इन बंदिशों को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। तो इसका जवाब होगा, मानव भूगोल की इस विचारधारा को
संभववाद की विचारधारा कहा जाता है। जो ये विचारधारा है, इस विचारधारा को संभववाद की विचारधारा कहा जाता है। और समय के साथ मानव बेहतर तकनीक विकसित कर लेता है और पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा संभावनाओं को जन्म देता है। इस अवस्था में मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूपृष्ठ का निर्माण करती हैं और मानवीय क्रियाओं की छाप जो है वो चारों ओर नजर आती है। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन बता रहा है आपको किसके बारे में, संभववाद के बारे में। जो संभववाद है, इस संभववाद की पूरी डिटेल भी आप इसके अंतर्गत है लिख सकते हैं कि संभववाद क्या है। इसकी पूरी की पूरी आपकी ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे संभववाद के पॉइंट्स हैं और ये इसके बारे में आप लिख लेंगे। इसके बाद में देखो, नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है, स्पष्ट कीजिए। या नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के मध्य संतुलन बनाने का प्रयास है। दो विचारधाराएं कौन सी थी, एक तो नियतिवादी और दूसरी संभाववादी या संभावनावादी जो विचारधारा थी। इन दोनों के बीच की विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद की। तो इसको आपको स्पष्ट करना है। नवनिश्चयवाद में देखो क्या क्या बताया गया है। एक तो ये बताया गया कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना है, ये किसके द्वारा दी गई है, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है। ये दो विचार कौन से हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद के मार्ग को क्या करती है, परिलक्षित करती है। इसके बाद में आपको देखना है, इसके बाद में यह संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की अवस्था है, कि पूर्णतः मानव जो है वो प्रकृति के वश में भी नहीं रह सकता है और न ही यहाँ मानव है वो स्वतंत्र होकर के प्रकृति का विनाश कर सकता है। तीसरा इसका है, इस संकल्पना के अनुसार मानव प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके, देखो इस संकल्पना क्या है, तो मानव जो है वो प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके क्या कर सकता है, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये आपका प्रश्न था नवनिश्चयवाद या जो रुको और जाओ विचारधारा है। इस नवनिश्चयवाद या रुको और विचारधारा जो संकल्पना है, इसका आपका जवाब। फिर है मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। देखो ये मानवतावादी विचारधारा में क्या क्या आएगा। मानवतावादी विचारधारा से आज से मानव भूगोल के अध्ययन को मानव के कल्याण एवं सामाजिक चेतना के विभिन्न पक्षों से जोड़ना है। ये यानी मानव का कल्याण हो सके ऐसे पक्षों से इसको जोड़ना है। उदय हुआ था 1970 के दशक में। कौन कौन से पक्षों पर, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन पक्षों के ऊपर इसका ध्यान केंद्रित किया गया था। और मानव को क्या माना गया है, केंद्र बिंदु माना गया है। केंद्रीय एवं क्रियाशील भूमिका के ऊपर क्या करता है, ये बल देता है। ये आपका ये था। एक इसके अंतर्गत आपको दिया गया था कि जो प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनताएं, अभाव, ये जो विषय है, इन विषय और इनका निवारण, प्रादेशिक असमानताएं, निर्धनता, अभाव जैसे विषय हैं, इनका कारण क्या है और इनका निवारण क्या है, इसके बारे में। 20वां प्रश्न आपका, नवनिश्चयवाद की 3 विशेषताएं बतानी है। नवनिश्चयवाद की कितनी विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं आपको बतानी है कि 3 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। यहाँ देखो आपकी कई विशेषताएं बताई गई हैं। पहली विशेषता तो यह है कि ये विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद, वही पर्सन आपके घूम घूम करके आ रहे हैं, लेकिन आप इनको करोगे तो आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। यह पर्यावरण को नुकसान किए बगैर समस्याओं को सुलझाने के ऊपर क्या कर देता है, बल देता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के अनुसार मनुष्य न तो प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर रह सकता है और न ही क्या कर सकता है, प्रकृति से स्वतंत्र रह सकता है। और इसके बारे में देखो चौथी क्या है, प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का क्या करना होगा, अनुपालन करना होगा और नियमों का पालन करना होगा, उसको विनाश से बचाना होगा। इसके बाद में 5वां है इसका, प्राकृतिक देनों का प्रयोग करते हुए, जैसे उदाहरण दिया गया है कि औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना होगा। उद्योग धंधों का हम विकास कर सकते हैं, लेकिन जंगलों को नष्ट होने से बचाना होगा। ये सारे इसके अंतर्गत दिए गए हैं। नवनिश्चयवाद की 3 विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखो, नियतिवाद और संभावनावाद में आपको यहाँ अंतर दिया गया है, दोनों का आप अंतर कर लेंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद में आपके 5 अंक वाले प्रश्न हैं, जिसमें आपको दिया गया है कि प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रकृति का ज्ञान किस प्रकार महत्वपूर्ण है, उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। जो पीछे हमने बात की है
कि जैसे जैसे हम विज्ञान का आविष्कार करेंगे, प्रौद्योगिकी का आविष्कार करेंगे, तो इस प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने से